नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सपरिवार विदिशा पहुंचे हैं। यहां अपनी खेती का जायजा उन्होंने लिया है। मीडिया से चर्चा में दावा किया है कि हम 28 की 28 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं। ये जनता की दिवाली होगी। कंप्यूटर बाबा के आश्रम तोड़े जाने पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो हमारे विधायकों से फोन पर चर्चा कर रहे हैं, उल्टे हमें बदनाम करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक विचार और सिद्धांतों के लिए काम करने वाले हैं। वो फोन करते हैं, लोग हमें बता देते हैं। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को डराने की कोशिश ना करें। क्या लगता है आपको, दिवाली कांग्रेस की मनेगी या भारतीय जनता पार्टी की? जनता की दिवाली मनेगी। नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के इंदौर स्थित आश्रम को रविवार सुबह धराशायी कर दिया गया है। कंप्यूटर बाबा का जमोरी हिप्सी ग्राम पंचायत में घूमटगिरी पहाड़ पर आश्रम है। हालांकि ये सरकारी जमीन जिला प्रशासन ने गौशाला के लिए आवंटित की थी, लेकिन 46 एकड़ में फैली इस जमीन के करीब 2 एकड़ के भूभाग पर कंप्यूटर बाबा ने आलीशान आश्रम बना रखा था और इस आश्रम के निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 2 महीने पहले नोटिस दिया था, लेकिन इस नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिलने पर अतिक्रमण को हटाया गया। आज सुबह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे निगम के बड़े अमले ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई को लेकर किसी तरह का विरोध ना हो, लिहाजा पुलिस ने कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों की धारा 151 के तहत गिरफ्तारी भी की है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद इस इलाके को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। वहीं सांसद दिग्विजय सिंह और सांसद विवेक तनखा ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कहना है कि जिसने अवैध कब्जा किया है उस पर कार्रवाई हो रही है, जबकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। विधायक हो या फिर साधु, गलत काम करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिला योजना समिति के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत को गौशाला के लिए ज़मीन दी गई थी, लेकिन कालांतर में इसमें तथाकथित बाबाओं के द्वारा स्ट्रक्चर बना लिए और AC वगैरह बना लगा करके रहने लगे। शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संबंधित तहसीलदार ने हमने ये जो कार्रवाई की है। ये जो बदले की राजनीति प्रदेश में एक नया मैंने एक सिस्टम देखा है। ये बदले की राजनीति बीजेपी ने पता नहीं इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। मैं आज सब लीडर से आग्रह करता हूं, देखिए बदले की राजनीति कल आपके ऊपर भी आएगी। ये बदले की राजनीति समझदारी की बात नहीं है। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, अवैध तौर पर जिनने कब्जे कर रखे उनके खिलाफ कार्रवाई है, चाहे कोई भी बाबा हो। ऐसे कोई ये बाबा नहीं है जो कब्जे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपने गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो उस अवैध कब्जे को तोड़ा है। हमको किसी से कोई लेना देना थोड़ा ही है। फिल्म में भी बाकी है, जो भी गलत कार्य करेगा, अवैध निर्माण करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देश से सीधे सरकार और ये प्रशासन का दायित्व है कि वो गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उसी तरह कार्रवाई की स्वागत योग्य। और इधर कंप्यूटर बाबा का आश्रम गिराने के बाद गौशाला निर्माण के लिए कई समाज आगे आ रहे हैं और इसी क्रम में इंदौर जैन समाज ने भी घूमटगिरी में गौशाला निर्माण के साथ ही उसके संचालन की जिम्मेदारी लेने के लिए सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की है। समाज का कहना है कि घूमटगिरी पर पहले से दिगंबर जैन समाज का मंदिर है, वहीं समाज का स्कूल भी संचालित है। प्रशासन ने अवैध आश्रम को हटाने के साथ ही यहाँ नई गौशाला बनाने का फैसला लिया है, लिहाजा प्रशासन गौशाला निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी जैन समाज को दे। इस पर सांसद ने समाज को आश्वासन दिया है। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी ने कंप्यूटर बाबा पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने आरोप लगाया कि बाबा धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें विशुद्ध तौर पर किसी भी दल में शामिल हो जाना चाहिए था। जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार की गई है। इंदौर की जनता की मन क्या और यहाँ पर हिंदुस्तान भर के दिगंबर जैन आते हैं यहाँ पर इस ट्रस्ट में, तो आप इस जमीन को देंगे तो यहाँ पर दिगंबर जैन ट्रस्ट घूमटगिरी गौशाला डालेगी। इसलिए हमें आपसे ये प्रार्थना है कि ये ज़मीन घूमटगिरी ट्रस्ट को दी जाए। तो उन्होंने ये बात कही है कि हमें जो रिक्त जगह की गई है वो गौशाला के लिए दी जाए। वो उन्होंने मांग की, तो उनकी मांग प्रशासन और सरकार के यहाँ पहुँचा देंगे।
और नरसिंहपुर के नादिया बिलहरा में तंत्र क्रिया के नाम पर मासूम बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण के आरोप के अड्डे को गिरा दिया गया है। धर्मदेव के अड्डे पर प्रशासन ने कलेक्टर, एसपी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दबिश देते हुए जेसीबी की मदद से इसे नष्ट किया, नेस्तनाबूद कर दिया है। बलात्कार के आरोपी को नरसिंहपुर पुलिस 2 माह पहले इस इलाकों के पीछे भेज चुकी है। तंत्र मंत्र के आड़ में दैहिक शोषण के उसके अड्डे को प्रशासन ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। कलेक्टर, एसपी ने कहा है कि ढोंगी तांत्रिक को यौन शोषण, बलात्कार सहित कई मामलों में 2 माह पहले की जेल भेजा जा चुका है। अब उसके ठिकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। शासकीय जमीन पे अतिक्रमण का जो मामला सामने आया है और इसमें आरोपी के विरुद्ध कई प्रकरण 376 इस तरह के कारण हैं। इस कारण ये हटाया गया है और सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। ये कीमती भूमि है। ये धर्मेंद्र दुबे नाम का व्यक्ति था जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी माह अगस्त में। जो अवैध अतिक्रमण था उसके ऊपर आज की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें जितना भी अवैध मकान या अवैध जो भी चीजें उसके द्वारा बनाई गई थी उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे ये 10 नवंबर को साफ होगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर विधायकों की घेराबंदी बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू कर दी है। बीजेपी अपने एक एक विधायक से लगातार संपर्क साधे हुए है और दूसरे नेताओं के जरिए विधायकों की निगरानी रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर पिछली बार की तरह बीजेपी अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर सकती है। वहीं कांग्रेस ने परिणाम वाले दिन अपने सभी विधायकों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अगर कांग्रेस के सरकार बनने के आसार नजर आएंगे तो कांग्रेस अपने विधायकों को विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर सकती है। यानी दोनों सियासी दलों को अपने अपने विधायकों के टूटने का डर है। एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं ये अपेक्षित थे। उन सारे क्षेत्रों की जनता ने देखा है कि सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने क्या किया था और 5-6 महीने के अंदर जो भाजपा की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम किया है, इस पर विश्वास जनता ने जताया है। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है, कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं। चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। और मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए हुए मतदान का फैसला अभी तक आया नहीं है कि दोनों ही दल पर खरीद फरोख्त के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा के मुताबिक बीजेपी उपचुनाव में केवल 1-2 सीट ही जीत रही है, जिसके चलते भाजपा को सरकार जाने का डर लग रहा है। और यही वजह है कि भाजपा उपचुनाव में परिणाम आने के पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त में लग गई है। कुशवाहा की माने तो बीजेपी नेताओं ने कई व्यापारियों को अब एजेंट के रूप में भेजना शुरू कर दिया है, जो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का ऑफर दे रहे हैं। विधायक के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो दावे नहीं कर सकते हैं, पर भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की बैठक बुलाए जाने से ये तो तय है कि दोनों ही दलों को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में लगे हैं। इससे हमें पूरा जाहिर हो चुका है कि वो 28 में से बमुश्किल 1-2 सीटें जीत पाएंगे। उन्होंने तो बिचौलिए छोड़ रखे हैं, वो नेता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, वो तो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो हमारे पास आ रहे हैं और उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक बोलो कितना लेना चाहते हो। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंडियों में प्याज की कीमत कम होना शुरू हो गई है, किसान चिंता ना करें, उन्हें प्याज के पूरे दाम मिलेंगे। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि प्याज के थोक और खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर ना हो, जिससे उपभोक्ताओं को सही कीमत पर प्याज मिल सके। वहीं गड़बड़ी करने वालों और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान को उसके परिश्रम का पूरा दाम मिले, उसको उसके उत्पाद की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये भी करेंगे कि उपभोक्ता को सस्ता मिले। रिटेल में कीमतें ज्यादा हो जाती है, किसान को भी उतना दाम नहीं मिलता।
और बीच में कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। प्याज के दाम ठीक मिले किसान को, इसकी चिंता भी की जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग को लेकर वेबिनार में भाग लिया है। वेबिनार में सीएम शिवराज ने कहा कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग रामबाण है। वो खुद प्रतिदिन 5 तरह के प्राणायाम करते हैं। इसका ही परिणाम है कि कोरोना से ग्रस्त होने के बाद भी निरंतर काम करते रहे। कोरोना का कोई दुष्परिणाम नहीं झेलना पड़ा। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट काल में आज पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। हमें योग का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पीड़ित मानवता को इस भीषण संकट से बचाना है। मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। दोबारा कोरोना की लहर ना आए, इसके लिए हमें योग और आयुर्वेद को अपनाना होगा। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय योग परिषद के मध्य प्रदेश चैप्टर ने किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माया नगरी मुंबई की तरफ फिल्म सिटी की स्थापना मध्य प्रदेश में भी करना चाहते हैं और उनका ये सपना शीघ्र ही पूरा होगा। ये कहना है प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह का, जो कि 2 दिवसीय दौरे पर बालाघाट आए थे। उनका कहना है कि प्रदेश की वन संपदा और खूबसूरत वादियों की और मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर अब भी धीरे धीरे यहाँ मध्य प्रदेश आना पसंद करते हैं। यही नहीं, कई बड़े फिल्मी सितारे तो मध्य प्रदेश की लोकेशन से खासे प्रभावित हैं। वहीं उन्होंने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 20 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत रही है। को मध्य प्रदेश सरकार ऐसी फिल्मों को और मध्य प्रदेश को फिल्म बनाने वालों को या मध्य प्रदेश में आकर फिल्म बनाने वालों को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि फिल्म सिटी की ओर हम कैसे लोगों को रोजगार दें, हमारे मुख्यमंत्री का जो सोच है इसी ओर है। कोरोना काल में जबलपुर नगर निगम की माली हालत खराब हो गई है। इसे सुधारने के लिए नगर निगम ने 410 करोड़ रुपए का टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, लेकिन वसूली तय आंकड़ों से काफी पीछे चल रही है और आलम यह है कि निगम महज 95 करोड़ रुपए ही टैक्स वसूल पाया है। निगम कमिश्नर अनूप सिंह ने निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को टैक्स वसूलने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि निगम कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन भी देना है। ऐसे में निगम के सभी 16 जोन कार्यालयों में टैक्स वसूली को प्राथमिकता पर रखा गया है। वहीं निगम कर्मियों का आरोप है कि टैक्स वसूली के लिए नगर निगम का राजस्व अमला जहां भी जा रहा है, लोगों के दुर्व्यवहार का सामना उसे करना पड़ रहा है। नगर निगम में 95 करोड़ की ओवरऑल वसूली हो चुकी है और लगातार वसूली कार्रवाई की जा रही है। बड़े बकायेदारों पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है और बड़े बकायेदारों में सबसे बड़े अभी हमारे को कल वर्ण कंपनी द्वारा 1 करोड़ 47 लाख की राशि आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की गई है। और मुरैना जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी देखी जा रही है। रेत वाहन ने रामपुर कैलारस रोड पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे यहां बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं एक युवक और घायल हुआ है। दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर घटनास्थल पर ले गई, तब जाकर जाम खुलवाया गया है। मदनपुरा से सुनीता कुशवाहा अपनी बेटी नीरज और भांजे रामबरन कुशवाहा के साथ बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी गड़पेरा के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। रामपुर क्षेत्र में कल एक दुर्घटना हुई जिसमें कि बाइक सवार जो है रिंकू और नीरज, इन दोनों को चोटें आई और उनके साथ बैठी महिला सुनीता कुशवाहा की मौके पर मृत्यु हो गई। इसमें जो बाइक है वो एक ट्रैक्टर से भिड़ गया था, जिसमें कि उक्त महिला की मृत्यु हुई। जो ट्रैक्टर है वो जब्त कर लिया गया है। और इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के निपानिया में पकड़े गए फ्रॉड कॉल सेंटर के मालिकों को पूछताछ में यहां बड़ा खुलासा हुआ है। निपानिया क्षेत्र की स्कीम नंबर 54 में एक बिल्डिंग के फ्लैट से पकड़े गए आरोपी फ्रांसिस और जयराम पटेल ने पूछताछ में बताया कि वह फ्रॉड कॉल सेंटर चलाते थे। अमेरिका के सिटीजन के सिक्योरिटी नंबर के आधार पर उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और अन्य मामलों में फंसाने की धमकी देकर डॉलर्स में अवैध वसूली करते थे। फ्रॉड कॉल सेंटर से प्रति महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए उगाही करते थे, जिसमें कुछ पैसा हवाला के माध्यम से तो कुछ बैंक अकाउंट में आता था। इंदौर पुलिस को पिछले 1 साल से बैंक अकाउंट की डिटेल मिल रही थी, जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हाथ लगा है। पुलिस अब इस पूरे मामले में संबंधित बैंक से भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का मालिक गुजरात का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है।
इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इनके खाते से और कुछ हवाला के माध्यम से भी इन लोगों ने आपस में किए हैं, क्योंकि इनकी मंथली इनका जो प्रॉफिट और जिस तरह से ठगी का जो तरीका बता रहे थे इस गैंग के पास, लगभग इन्होंने बातचीत में पूछताछ में बताया कि 1.5 करोड़ से ऊपर का इनका प्रति महीने का लाभ। और भोपाल देश का पहला शहर बनेगा जहां यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेटिंग देंगी। दरअसल भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी और यातायात पुलिस शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पेडेस्ट्रियल फर्स्ट यानी कि पैदल चलने वालों के लिए एक अभियान शुरू कर रही है और इसके तहत यात्री रेड बसों को रेटिंग देंगे। यात्रियों के रेटिंग के हिसाब से ही लोक परिवहन को ठीक किया जाएगा। बसों की रेटिंग के लिए एक ऐप बनाया गया है जिससे यात्री रेटिंग दे सकेंगे। इसमें बस का समय, ड्राइवर और कंडक्टर का व्यवहार, सफाई और बाकी की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रेटिंग दी जाएगी। बसों को लेकर जो सुझाव आएंगे उन्हें अमल में लाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। और छिंदवाड़ा के लावा घोंगरी थाने में गड़ागोंदी में नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारों ने खेत पर फसल की सुरक्षा कर रहे किसान की हत्या कर दी और उसका सर काट कर ले गए। पुलिस जल्द मामले का खुलासा करेगी। बताया जा रहा है कि गड़ागोंदी निवासी राम जी का यहां शव बिना गर्दन के मिला झोपड़ी में और उसका सिर भी गायब था। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ संदेहियों को राउंड अप किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदू भाई ने हमें सूचना दी कि उसके पति राम जी की हत्या कर दी गई है, जो फसल की सुरक्षा के लिए अपने खेत में मड़ई बना के रह रहा था। गंभीर घटना थाना लावा घोंगरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई है एक अज्ञात आरोपी द्वारा। पुलिस इसमें विवेचना कर रही है और हम शीघ्र ही इस मामले का भी खुलासा करेंगे। नरसिंहपुर में 2 पशु चिकित्सकों ने जानवरों में ब्लड डोनेट की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। असल में एक डॉग एनीमिक नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिससे कि उसके ब्लड की मात्रा कम हो रही थी। ऐसे में उसको ब्लड की आवश्यकता थी। डॉक्टरों ने उसी प्रजाति के एक और फीमेल कुत्ते की ब्लड प्रतिरोधित उसे ब्लड उससे लेकर दूसरे डॉग को चढ़ाया। अब इसके बाद दोनों डॉग अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस तरह के अनोखे कार्य को 2 पशु चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तो हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इसको ब्लड डोनेट किया जाए। इसके लिए एक डोनर की व्यवस्था की गई। जो डोनर थे वो कोसमखेड़ा गांव के थे और ये उनका डॉग है, इसका नाम है लियो। और इस डॉग ने इस फीमेल को जो दीपचंद जाटव जी की है उसको ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेट करने के बाद डॉग स्वस्थ है, आपके सामने खड़ा हुआ है। ये डोनर है लियो, जिसने अपना ब्लड दिया और ये ब्लड देने के बाद अभी देखिए 10 मिनट बाद पूरी तरह से बढ़िया स्वस्थ कंडीशन में। इसका मतलब ब्लड देने से अपने को कोई नुकसान नहीं है। और ये जानवर अपने सामने एक मूक बधिर जानवर ये प्रेरणा शो कर रहा है कि अपन को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कोई अपने को तकलीफ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये स्वस्थ है अपने सामने। और उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान वहां पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। मामले में युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि सूदखोरों से परेशान होकर उसके बेटे यश ने कई बार कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मजबूर होकर आज ये उस कदम उसे उठाना पड़ा। पुलिस का कहना है कि युवक सूदखोरों की शिकायत लेकर हमारे पास नहीं आया। हमें सूचना मिली है, मामले की जांच कर सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे बेटा है, 23 साल उसकी उम्र है, नाम है उसका यश सोनी। उसने 5-6 लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये लोग इस ढंग के हैं। और उसकी जो पेनल्टी उन्होंने बाद में बताई कि वही 50% लगता है, 25% लगता है। अगर आप नहीं दे पाओगे तो पर डे जो है 3,500-5,000 रुपये पर डे पेनल्टी लग जाएगी। BDS का छात्र है और अपने निजी खर्चे के लिए उसने काफ़ी सारा पैसा खर्च कर लिया दोस्तों से उधार लेके। उन दोस्तों के पैसे चुकाने के लिए उसने 1-2 लोगों से उधार लिए 52,000 रुपये। तो वो लोग उससे पैसा मांग रहे थे, तो ये दे नहीं पा रहा था। अगर थाने में इस तरह का कोई आवेदन पत्र होगा जो सूदखोरी से संबंधित है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे।
और मंडला जिले के मोहनटोला इलाके में करोड़ों साल पुराने जीवाश्म के होने का दावा किया गया है। जिले के एक अध्यापक प्रशांत श्रीवास्तव के अनुसार सागर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीके कटल ने कुछ जीवाश्म पर शोध किया है, जिसमें मंडला में डायनासोर के 7 अंडों का जीवाश्म मिलने का उन्होंने दावा किया है। ये जीवाश्म करीब 6.5 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये एक नई प्रजाति के हैं, जो कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का केंद्र है। प्रोफेसर कटल का कहना है कि देखरेख ना होने के चलते ये कीमती धरोहर नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन इस शोध के बाद जिला कलेक्टर ने जीवाश्म को सहेजने की बात कही। आपको बता दें कि मंडला जिले के महाराजपुर इलाके में रहने वाले शिक्षक प्रशांत श्रीवास्तव सुबह सुबह घूम रहे थे। इसी दौरान कुछ बच्चों ने इन अंडों को फुटबॉल समझकर उससे खेल रहे थे। तभी प्रशांत की नज़र इन पर पड़ी और इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत पुरातत्व विभाग को दी। चाहे वे डायनासोर के जीवाश्म हों, चाहे वे प्लांट फासिल हों, चाहे वे शंख के फासिल्स हों, चाहे गैस्ट्रोपोड स्नेल्स के फासिल हों, ताकि अन्य कई जीवों के फासिल से यहाँ पर हो सकते हैं। अध्ययन की आवश्यकता है और संरक्षण की आवश्यकता है। सागर यूनिवर्सिटी से मौखिक तौर पे ये बात सूचित की गई है कि इसमें होने की संभावना है, परंतु क्योंकि ये फॉसिलाइज स्टेट में है और इसका पूरा स्टडी किए जाने के उपरांत ही इसकी कोई भी हम आधिकारिक पुष्टि कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।